साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे बोमेन क्लासेस पे स्वागत है। और आज हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और ये लेक्चर 11 होगा। और आज आप लोगों को अभी बहुत सारे कोशिकांग के बारे में सेल ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स को हम लोग हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। ये आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो मैं मतलब बायोलॉजिकल टर्म का हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मिक्स पढ़ाना चाहता हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आए। बाइलिंगुअल को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। फिर भी अगर कोई ऐसा टर्म आ जाए जो आपको नहीं समझ में आए तो मेरा फ़ोन नंबर भी मैं बार बार बताता रहता हूँ और आप सबों के पास हो भी गया होगा, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं और बता भी देंगे। अगले स्लाइड पे मैं बता दूंगा। तो आज हम लोग मतलब जो डिफरेंट अभी तक में हम लोग कोशिकांग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े, अब उसको फिर हम एक बार पलट के बैक जाना चाहते हैं। और आज हम आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं जहाँ से कई बार सवाल आते हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों के बीच में जो मूल डिफरेंसेस हैं, जो दोनों में क्या क्या अलग है, क्या इसमें पाया जाएगा क्या उसमें नहीं पाया जाएगा, तो यानी डिफरेंसेस बिटवीन, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसके बीच में हम लोग देखिएगा अंतर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जो सबसे पहला बिंदु है, मैंने नंबर 1 पॉइंट उठाया है, वह है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो हम लोगों का शरीर है, हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो उसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का मतलब कि इनका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म, पहले भी हम पिछले स्लाइड्स में भी इसको बता चुके हैं, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो मैंने बताया हुआ है। तो इतना समझिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहता है। यहाँ मैंने एक कोशिका को हाइपोथेटिकली दिखाया है। ये पूरा मतलब समझिए कोशिका है और इस कोशिका का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बाहरी दीवार है। और अंदर में ये देखिए कि ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आपका। और ये अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सब्सटेंस है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये जो जगह है, इस जगह में जो भी पदार्थ होगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म है और जो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके बीच में एक बैरियर है। ये बैरियर कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। तो एकदम साफ स्पष्ट दिख रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म है दोनों सेपरेटेड है। और इन दोनों का सेपरेशन पॉइंट कौन सा है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही यहाँ जो हमने देखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इसको सेपरेट करता है। तो इस बात का ध्यान में रखना है। तो पहला ये डिफरेंस है। दूसरा, वो अगर उस काउंटर पार्ट हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। अर्थात ये जो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रारंभिक प्रकार का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड को हिंदी में हम लोग केंद्र काव्य भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड को हम लोग हिंदी में केंद्र काव्य भी कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो एक अंतर समझिए कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई ऐसा लेयर या झिल्ली नहीं रहेगा। ये इसको इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग प्रारंभिक टाइप यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कहते हैं। और जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है उसको हम लोग एक न्यूक्लियोइड का संज्ञा देते हैं, जो कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड नहीं रहता है, बल्कि कंटिन्यूटी में रहता है। तो गौर से देखिए, ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह और साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे के क्या है? कंटिन्यूटी में है। जबकि यहाँ दोनों एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड है। ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरियल सेल को बनाए, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, और ये अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गौर से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और येलो कलर का है जो वो सेल वॉल है, वो सेल वॉल है। येलो कलर का जो है वो सेल वॉल है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियोइड है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, यहाँ न्यूक्लियोइड किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप का, यानी प्रारंभिक, जब शुरू में जीव का उत्पत्ति हुआ था तब इसी प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते थे, इसीलिए इसको हम लोग प्रारंभिक प्रकार का न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, जबकि यहाँ पे वो एब्सेंट होगा। तीसरा डिफरेंस है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम पाया जाता है वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब इस तरह का लंबा होगा, और वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहेगा। एक खास बात है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल आया। दो चीज़ ध्यान में रखना है कि जो क्रोमोसोम होंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के वो लीनियर होंगे, और साथ में वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहेगा। तो ये देखिए क्रोमोसोम है, यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम दिख रहा है। इस तरह का आप अक्सर डायग्राम देखे होंगे, कई बार इस तरह का भी डायग्राम आप देखे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी डायग्राम रहता है। तो दोनों है। अंतर ये क्या है कि यहाँ पे मतलब हम लोग देख रहे हैं कि दो क्रोमेटिड्स है, यहाँ सिंगल क्रोमेटिड्स है। वो हम लोग बाद में कभी क्रोमोसोम पे आएंगे, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग इसका दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये कार्बन कॉपी है इसका, और यहाँ एक सिंगल क्रोमेटिड्स है। तो यही ध्यान में रखना है। तो ये क्रोमोसोम जो हम लोग देख पा रहे हैं ये लीनियर है, और साथ में इसमें जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है और बिना हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाएगा। ये खासियत, डिफरेंस समझिए, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ और ये बिना हिस्टोन प्रोटीन के होगा। ये सवाल में पूछते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन रहेगा या नहीं रहेगा, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, लीनियर रहेगा, ये सर्कुलर है। इतना दो क्रोमोसोम में दो बेसिक डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है, सर्कुलर डीएनए है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, बिना हिस्टोन प्रोटीन के है। तो आप लीनियर और सर्कुलर डीएनए कैसा होता है वो आप देख पा रहे हैं। जो चौथा डिफरेंसेस है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से घिरा हुआ कई कोशिकांग ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा। इस तरह के कई हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कोशिकांग हैं जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जबकि उस तरह का कोई भी कोशिकांग, कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलेगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, वैक्यूल नहीं मिलेगा। इस तरह का चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। पांचवा डिफरेंस है कि जो कोशिका के साइटोप्लाज्म है उसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा, आप इसको एकदम हाईलाइट करके रखिएगा। मैंने भी कलर चेंज करके लिख दिया है कि जिस तरह का यहाँ पे हम लोग 70S राइबोसोम देख रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। यहाँ भी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्कुलर डीएनए हम लोग देख रहे हैं बिना हिस्टोन के, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा बिना हिस्टोन के। यूकैरियोटिक सेल के कोशिकांग में ये चीज़ पाया जाएगा, तो ये याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोग 70S राइबोसोम देख रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। सर्कुलर डीएनए भी पाया जाएगा, 70S राइबोसोम पाया जाएगा, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये ध्यान में रखना है। छठा डिफरेंस जो हम लोग देख पा रहे हैं वो एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन फिलामेंट्स के बारे में आपको बताए थे, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वो एब्सेंट रहता है। और जो साइटोस्केलेटन्स हैं
वो उसमें 3 प्रकार के फिलामेंट्स हैं। एक माइक्रो फिलामेंट है, मैक्रो फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 3 प्रकार के फिलामेंट्स हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, वो बनता बिगड़ता रहता है, वो मैं पिछले के लेक्चर में बताया हुआ हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, तो वो यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। इसके अलावे भी कई डिफरेंसेस हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंस, जो अगर प्योर कोई नीट का तैयारी करेगा या बायोलॉजी ऑप्शनल पेपर रहेगा तो उसको उसमें बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी तक में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मास्टर की है और इसको मुझे लग रहा है कि आप लोग जरूर देखे होंगे। अब आप आइए, ये तो मैंने यहाँ डिफरेंस बता दिया। अब मैं एक जो इसको शुरू में मैंने रखा था पहला स्लाइड के रूप में, लेकिन पहले नहीं बताया, पहले मैं सोचा कि इधर बता देता हूँ तब आपको इधर बताऊँ कि एक डायग्राम के ऊपर में अगर मान लीजिए हम लोग देखना चाहेंगे इसको कोशिका को, तो आप यह ध्यान दीजिए कि इसी एक ही मतलब एक ही डायग्राम में मैंने तीनों को दिखाने का कोशिश किया है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिखाने का कोशिश किया है, एनिमल मतलब जंतु कोशिका को दिखाने की कोशिश किया है और पादप कोशिका को दिखाने का कोशिश किया है। तो गौर से देखिए, इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, यानी जंतु कोशिका, पादप कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका हर जगह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, जैसे बैक्टीरिया है, यहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है और प्लांट में भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होगा कि इसका जो सेल वॉल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा और ये सेल्यूलोज का बना होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह यूनिवर्सली प्रेजेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, यू है, यूकैरियोट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यूकैरियोटिक है और ये आपका प्रोकैरियोटिक हो गया। तो इन दोनों के यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक के बीच में हम डिफरेंस बता दिए हैं। अगले हम लोग स्लाइड में जंतु और पादप कोशिका के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और तत्काल इस डायग्राम को जरूर ध्यान में देखिएगा कि एक डायग्राम के ऊपर में मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिखाने की कोशिश की है, जंतु कोशिका को दिखाने की कोशिश की है और पादप कोशिका को दिखाने का प्रयास किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें मतलब जैसे सेल वॉल यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, लेकिन दोनों का बनावट में, दोनों का जो बेसिक मटेरियल है जिससे वो बना हुआ है वो अलग रहेगा। तो ये आपको इतना आज ध्यान रखना है। और मुझे लग रहा है कि आगे के स्लाइड में हम लोग पादप और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस बताएंगे। और बने रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मैं वैसा टीचर हूँ जो आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए। और जो मैंने एक वीडियो बनाया है स्ट्रैटेजी बीपीएससी 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर, तो उसका लिंक आज इसमें डाल देंगे अभी इस वीडियो के साथ में। एक बार उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। एक ये रिक्वेस्ट है। दूसरा एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जो चैनल है, हमारे दोनों चैनल, एक मेरे नाम से डायरेक्ट डॉक्टर अखिलेश कुमार XDYSP, दूसरा एक चैनल वोमेन क्लासेस है जिस पे अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास जो आपके मित्र हैं, जो स्टूडेंट है, इवन हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है, उनके बीच भी इस वोमेन क्लासेस के बारे में बताइए उसको। अभी से अगर वो पढ़ेंगे तो आगे उनको बहुत राहत मिलेगा और उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। मैं चाहता हूं कि खास करके ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है, विशेष आग्रह है कि आप इस चैनल को जरूर प्रसारित कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हो और मैं भी खूब खुलकर आप लोगों के साथ खड़े हो जाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।